हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी या जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट हो चुका है और इस सीरीज में हमने एक वीडियो भी कर लिया है जिसका बेसिक था, मतलब ऐतिहासिक स्रोत से संबंधित था कि प्राचीन भारत को जानने के लिए हमारे पास क्या क्या स्रोत हैं, तो उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। आज हम लोग प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियां, प्री हिस्टोरिक कल्चर्स को पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो स्रोतों के आधार पर इसको हम 3 भाग में बांटते हैं, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जिस तरीके से हमने ऐतिहासिक स्रोत किया था ना, मतलब प्राचीन भारत को जानने के लिए जो हमारे पास साक्ष्य है, स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, तो उसको भी हमने भाग में बांटा था ना। जैसे पुरातात्विक स्रोत क्या है, धार्मिक स्रोत क्या है, तो इसी तरीके से इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्री हिस्टोरिक जो कल्चर है, इसको 3 भाग में हमने बांटा, किसमें? स्रोतों के आधार पर। अब स्रोतों के आधार पर जब हमने इसे बांटा तो एक को बोलते हैं हम प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक मतलब जिसको हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज एक चीज है कि आप डेट पे नहीं जाइएगा, डेट अलग अलग किताबों में अलग अलग दी गई हैं और डेट यहाँ से पूछता भी नहीं है। मेन आपको याद रखना है यहाँ पे क्या क्या काम हुए थे, कितने भाग में डिवाइड है, ठीक है, किसकी क्या उपलब्धियां थी, ये आपको याद रखना है। प्राग ऐतिहासिक काल कई जगह 25 लाख, कई जगह 26 लाख इस तरीके से लिखा रहता है कि 25 लाख ईसा पूर्व पहले की बात है, 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 3000 ईसा पूर्व तक चला। फिर उसी तरीके से इसको बोला जाता है आदि ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक को बताया जाता है कि भाई ये शुरू होता है 2350, या इंडस वैली सिविलाइजेशन 2350 से शुरू हो जाता है और 600 तक चलता है। उसी तरीके से हिस्टोरिक की बात करते हैं, हिस्टोरिक में क्या आ जाता है? प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत आ जाता है, ठीक है। तो आज हम किस पे, आज हम लोग पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज की अगर हम बात करें, प्राग ऐतिहासिक काल की अगर बात करें, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट, इसमें ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्री हिस्टोरिक एज में क्या था, मानो इसको भी हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण या फिर ताम्र पाषाणिक में बांटते हैं। तो इसमें क्या था, इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है और ना ही कोई लिपि इस वक्त विकसित हुई थी, ये आप याद रखोगे। अगली बात यह है कि आदि ऐतिहासिक, इसमें लिपि विकसित हुई थी, इसका लिखित साक्ष्य भी है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे आपका सिंधु घाटी, हड़प्पा संस्कृति है ना, उसमें अच्छा एक बात बताइए, उसके जो लेख है वो कोई पढ़ पाए? वो भाव चित्रात्मक है। उसी जगह पे अगर आप अशोका की बात करें, उसके जो अभिलेख है उसको पढ़े जा चुके हैं और पहली बार किसने पढ़ा था आपको पता है? जॉन प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें हिस्टोरिक की, इसमें आ जाता है प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। आदि ऐतिहासिक में ही आपका कांस्य युग, इसे ब्रॉन्ज एज बोला जाता है। 2350 से लेके 1750 तक आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, 1500 से 1000 आपका वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक आपको पता है अतरंजी खेड़ा से लोहे के प्रमाण मिलते हैं, वहां से आपका लेटर वैदिक शुरू हो जाता है 1000 से 600 के बाद से आपका शुरू हो जाता है ऐतिहासिक। तो ये हमने 3 भागों में बांटा स्रोतों के आधार पर। तो अब हम देखेंगे प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक को हम फिर से 3 भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक और नव पाषाण काल नियोलिथिक और फिर उत्तर पाषाण काल आता है। इन तीनों काल के बाद का जो काल है उत्तर पाषाण काल आता है, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। डेट याद नहीं रखना है, फिर भी आपको अगर ज्यादा टेंशन होती है तो आप देखिएगा डेट जो आपको सही लगे, जिस बुक में आपको लगे हाँ ये सही दिया वहां से देख लीजिए, पर डेट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। मेन फोकस हम करेंगे क्या क्या कार्य हुए थे। पूरा पाषाण काल, नाम से ही पता है यहाँ पे जो भी औजार रहे होंगे, जो भी काम किया जाता है वो पाषाण पे ही डिपेंडेंट थे लोग। और बड़े बड़े पाषाण मतलब होता है पत्थर, शिला, ठीक है। तो पत्थरों का भरमार था और उन्हीं पत्थरों का ही वो जो मानव था वो सहूलियत से उसका प्रयोग करता था, वही अपने उपयोग में लेता था, ठीक है। उसी से औजार बनाए जाते थे, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज इसे बोलते हैं। अब ये जो मध्य पाषाण काल है, मेसोलिथिक एज है, इस शब्द का प्रयोग होडर माइकल वेस्ट्रूप ने फर्स्ट टाइम किया था। नव पाषाण काल की अगर हम बात करें तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था जॉन लुबाक ने किया था और नव पाषाण काल में ही पहिए की खोज की गई थी। आपको पता है पहिया की खोज की थी, ना केवल पहिया बल्कि सारे क्रांतिकारी कार्य इसमें होंगे। मनुष्य क्या करेगा? प्रोडक्शन करने लगेगा, किसका?
खाने का, है ना। यहाँ पे तो खाना बदोश जिंदगी पहले वो जिएगा, धीरे धीरे करके वो क्या करेगा, समझदार होता जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। प्रथम आविष्कार, अग्नि का आविष्कार यहीं पे पूरा पाषाण काल में। कृषि प्रथम उदाहरण कहाँ, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। तो पहला सबसे प्राचीनतम जो कृषि का उदाहरण मिलता है वो मेहरगढ़ से मिलता है। प्रथम औजार कुल्हाड़ी बनाई थी मानव ने। अन्य उत्पादक स्थल अगर बात करें, मेहरगढ़ है, कहाँ पे है, वहीं पाकिस्तान के। फिर उसके बाद सबसे प्राचीनतम फसल जो उगाई गई थी, गेहूं और जौ उगाया गया था। और अगर बात करें कोलडीवा की उत्तर प्रदेश में, तो वहां से चावल के भूसी के और पुआल मिले हैं, तो पता चलता है कि वहां पे जरूर चावल की खेती हुई होगी। तो अब हम पूरा पाषाण काल को फिर से दो भागों में बांट दिया जाता है। एक को बोलते हैं सोहन संस्कृति और दूसरे को हम बोलते हैं मद्रासियन संस्कृति या हैंडेक्स कल्चर। जो सोहन संस्कृति है ना, सोहन संस्कृति, ये सोहन घाटी सभ्यता बोल लीजिए या सोहन संस्कृति, ये सोहन एक नदी है जो कि वर्तमान में पंजाब, कौन सा पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, वहां पे है ये सोहन घाटी। और ये जो सोहन संस्कृति है, इसकी अगर हम बात करें तो डीएन वाडिया का नाम आता है, 1928 में इन्होंने नाम दिया था। और सोहन नदी है, किसकी सहायक है, ये सिंधु की सहायक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो औजार पाए गए उनके नाम पे इसका पड़ा, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या मिला है, चापर, पेबुल और चापिंग। देखिए ये जो गोल, ये जो अंडाकार शेप दिख रहा है ना, इसी को ही काम में लिया गया है आगे भी। ये जो अंडाकार है, इसी को घिस घिस कर मतलब शेप दे दे के और अपनी सहूलियत के हिसाब से औजार बनता था, ठीक है। तो डीएन वाडिया 1928 सोहन घाटी सभ्यता। फिर आता है मद्रासियन सभ्यता, हैंडेक्स कल्चर, रॉबर्ट ब्रूस फुट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1863। मद्रास में एक जगह है पल्लवरम, और पल्लवरम में एक नदी है, बहती है, जिसका नाम है केटलियार, ठीक है। तो वहां पे ये जो औजार हैं वो मिले हैं। ये जो अंडाकार है इसको हम बोलते हैं क्या, पेबुल, है ना। इसी पेबुल से एक फ्लेक निकाल लो और इसी को घिस कर अलग अलग औजार बनाए गए। जैसे इस पत्थर को घिस लिया गया और यहाँ नीचे जो है ये लकड़ी है, लकड़ी में फिट कर दिया गया, तो ये एक औजार बन गया जिसको हम बोलते हैं बेधक। फिर ये आ गया चांद के ही शेप में है थोड़ा सा, तो इसका नाम दे दिया चंद्रिका। ये बिल्कुल सीधा सा है, मतलब स्प्रिंग टाइप का, इसको बोलते हैं क्लीवर। तो बेधक, चंद्रिका और क्लीवर मद्रासियन सभ्यता, हैंडेक्स कल्चर इसे बोलते हैं। और चापर, चापिंग, पेबुल, ये आ गया आपका सोहन घाटी सभ्यता, सोहन संस्कृति बोल लीजिए या सोहन घाटी सभ्यता बोल लीजिए। तो पूरा पाषाण काल को हमने दो भागों में बांटा। पूरा पाषाण काल की और क्या खासियत है, इसमें जो मानव था वो बिल्कुल ही, मतलब ना तो उसके पास कपड़ा था, ना ही रोटी था, ना ही मकान था। तो वो क्या करता था, खाने के तलाश में इधर उधर घूमता था। कपड़ा पहनने के लिए था ही नहीं, तो कपड़े की जब था ही नहीं तो चिंता क्या, खाना बदोश जिंदगी जीता था। शिकार करके यानी आखेट करके वो अपने जीवन यापन करता था और प्रकृति से काफी ज्यादा संघर्ष किया, सबसे लंबा जीवन व्यतीत किया। जो जितना ज्यादा संघर्ष करता है वो उतना ज्यादा टाइम तक सरवाइव करता है ना। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मानव ने सबसे लंबा जीवन किस काल में व्यतीत किया, तो पूरा पाषाण काल में प्रकृति से लड़कर जीना सीखा और अग्नि का आविष्कार किया। कहा जाता है कि पत्थरों का पत्थर ही पत्थर थे, यहाँ पे पाषाण युग बोला जा रहा है पूरा पाषाण काल। तो कहते हैं कहीं ये लोग कुछ काम कर रहे होंगे तो पत्थर से पत्थर टकराने से क्या होता है, चिंगारी निकलती है, और चिंगारी निकली होगी, कहीं कोई लकड़ी वगैरह या सूखे पत्ते वगैरह रहे होंगे, उसमें आग लगी होगी। तो जब आग लगी होगी तो इनको लगा होगा कि अच्छा ये तो आग, तो उस तरीके से आविष्कार होगा, सब बोला जाता है। फिर कहा जाता है कि हो सकता है कि जो वो आग लगी तो वहां पे कोई जानवर मरा हुआ होगा तो वो जल गया होगा उसमें। इन्होंने, अब इनको तो सेंस था नहीं, इन्होंने हो सकता है वो उसके मतलब मांस को खाया हो, इन्हें अच्छा लगा हो, तो इस तरीके से। हालांकि मांस पकाकर खाना तो इन्होंने मध्य पाषाण काल में शुरू किया है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि इस तरीके से धीरे धीरे करके चीजों का ज्ञान होता गया। खैर, तो जो पूरा पाषाण काल है इसमें मानव बिल्कुल असभ्य है, ये आपको पता है, ठीक है। जीवन अस्थिर है, इस अस्थिर इसलिए है क्योंकि जहां पे इसको भोजन मिलेगा वहां ये जाएगा, एक जगह तो स्टेबल नहीं रह सकता ना। तो जीवन अस्थिर है, भोजन, कपड़ा, मकान की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। शिकार ये लोग समूह में करते थे। अग्नि का आविष्कार कर लिया था, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गुफाओं में निवास करता था मानव,
जब मकान नहीं है तो गुफाओं में ही रहेगा। सबसे लंबा जीवन व्यतीत किया। औजार जो मिले यहाँ के बेडोल है, कोई शेप नहीं है उनका। और अगर हम बात करें तो भद्दे हैं, पॉलिश नहीं है, उनपे पॉलिशिंग नहीं की गई है। और सबसे बड़ी बात तो खुरदुरे हैं, ठीक है। चित्र जो मिले हैं वो किसके हैं? जंगली पशुओं के हैं, ठीक है। तो चित्र बनाना मतलब बहुत ब्यूटीफुल तो नहीं बनाया होगा, लेकिन सीख लिया था। अब इसके कैसे पता चला कि ये चित्र मिले हुए हैं पशुओं के? तो दो जगह आपको बहुत याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। रामगढ़, रामगढ़ जगह है मध्य प्रदेश में। वहां से ऐसे दृश्य मतलब चित्र पे ऐसे दृश्य है जो कि समूह में जो मानव है वो शिकार कर रहा है। तो पता चलता है कि लोग समूह में शिकार करते थे। भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है। 2003 में, जुलाई 2003 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। यूनेस्को 16 नवंबर 1945 को बना था और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। और भीमबेटका की बात करें तो यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अधेरी गुफाओं में, पहली बात ये तो छोड़ दीजिए, इसके जो चित्र हैं उसके चित्रों के नीचे रंग के कुछ पाषाण खंड भी पाए गए हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भीमबेटका और रामगढ़ आपको दोनों ही याद रखना है। और भीमबेटका वैसे भी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। उत्तर प्रदेश के बोलन घाटी, अब उत्तर प्रदेश का जो बोलन घाटी है वहां से मातृ देवी की हड्डी की बनी हुई मूर्ति, कहा जाता है कि ऐसी मूर्ति पूरे भारत में किसी भी एरिया से नहीं मिली है। इतनी ब्यूटीफुल है मातृ देवी की मूर्ति, है हड्डी की बनी हुई उत्तर प्रदेश से, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं मध्य पाषाण काल। हमने पूरा पाषाण काल में कितने अच्छे से देखा कि भाई पूरा पाषाण काल मानव का जीवन अस्थिर है। वो मांस पकाकर नहीं खा रहा है, जो मिल रहा है खा ले रहा है, शिकार करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, गुफाओं में रह रहा है, इधर उधर भटकता है। और अग्नि का आविष्कार किया, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। चित्र बनाना सीख लिया है। और फिर हमने दो भागों में उसे बांटा था, सोहन संस्कृति और मद्रासियन या हैंड एक्स कल्चर। सोहन संस्कृति D.N. वाडिया, तो ऐसे याद कर लीजिए, सोहन वाडिया 1928 और दूसरा वाला मद्रासियन, तो सोहन वाडिया मद्रास गए, दूसरा वाला याद हो जाएगा, है ना। तो ऐसे याद कर लीजिए, एक कोड बना लीजिए ताकि कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एग्जाम हॉल में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। मेसोलिथिक की बात करें, मध्य पाषाण काल की बात करें, अब यहाँ पे जो उपकरण मिले हैं, देखिए उपकरण तो बहुत जगह से मिले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा, सबसे भारी मात्रा में, सबसे अधिकतर जो उपकरण मिले हैं वो विंध्या क्षेत्र से मिले हैं। कहा जाता है 2 से और आधे इंच तक के इसके जो साइज है वो है। 1867 में C.L. कार्लाइल ने इसकी खोज की थी। अब उसकी क्या, D.N. वाडिया मैंने बताया, सोहन वाडिया मद्रास, ऐसे याद रखना है, ठीक है। फिर इसकी बात करें औजारों की तो छिद्रक, स्क्रैपर, चंद्रिका और वेधक आदि हैं, ठीक है। मानो अस्थिर, मानो अस्थि पंजर, अब ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम भारत में इसी काल में मानव अस्थि पंजर यानी कि जो हड्डियों का ढांचा होता है वो मिला। नर्मदा नदी घाटी जो है, हथनोरा गांव, अब देखिए नर्मदा नदी घाटी के पास एक गांव है, इसका नाम है हथनोरा गांव। वहां से ये पूरा स्कल है ना, मानव का जो खोपड़ी होता है वो मिला है। और कहा जाता है कि प्राचीनतम जीवाश्म है ये। कितना इंपॉर्टेंट है ना। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद जाते समय एक रास्ते में ही पड़ता है। और प्रतापगढ़ आंवले के लिए बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ आंवले का होता है। तो प्रतापगढ़ में एक जगह है सराय नहर राय, वहां से 14 शवाधान यानी शव का, जहाँ पे शव को दफनाया जाता है, और 8 गर्त चूल्हे, मतलब जमीन में आपने देखा है कई बार जब भंडारा वगैरह होता है या बहुत बड़ा कोई ओकेशन होता है, उसमें क्या करते हैं, जमीन के अंदर चूल्हा बनाते हैं ना, तो वही गर्त चूल्हे वो मिले हैं। और मेहदरा से मिला है गर्त चूल्हा। सिल लोढ़े जो होते हैं, मतलब जो मसाला पीसा जाता है ना, उसके टुकड़े मिले हैं। दमदमा से मिला है शवादान, गर्त चूल्हा। और इसका दमदमा का आपको याद क्या रखना है, चीतल, बारहसिंहा, बैल, भैंस, हाथी, गैंडा और सुअर, इन सब की हड्डियां मिली है। और ये जानवर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ और भी उसमें ऐड कर देगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, डीप जाकर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। फिर मध्य पाषाण की अगर बात करें तो कुछ और अन्य स्थल भी हैं, जैसे गुजरात का लांगनाच, आंध्र प्रदेश का नागार्जुन कोंडा, वेस्ट बंगाल का वीरभानपुर, और उत्तर प्रदेश में हो गया मुरहाना,
चौपानी मांड एंड लेखिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो हमने मध्य पाषाण काल देखा। ओके, चलिए आगे। अच्छा, ये जो अंतिम संस्कार वगैरह किया जाता है यहीं से स्टार्ट हुआ, मध्य पाषाण काल से। और सबका अपना अपना कल्चर था, जिसको दफनाना था, जिसको जलाना था, उस तरीके से लोगों ने अपने अपने स्टार्ट किए। लेकिन अगर आपसे पूछे अंत्येष्टि कब से शुरू हुई, तो मध्य पाषाण काल से, ठीक है। फिर आते हैं नियोलिथिक, नव पाषाण काल। जितने भी क्रांतिकारी कार्य है इसी में स्टार्ट होते हैं। क्रांतिकारी कार्य का मतलब क्या हुआ कि भाई अभी तक मानव क्या कर रहा था, शिकार करके अपना जीवन जी रहा था। शिकार किया, जो मिला, कोई जानवर मिला तो खा लिया, है ना, शिकार हुआ, और नहीं हुआ तो भूखा सोया। तो इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अब वो प्रोडक्शन करने लगा। पहले संग्राहक था, अब क्या हो गया, उत्पादक हो गया है, ठीक है। तो कृषि कार्य करना शुरू कर दिया है। तो क्रांतिकारी परिवर्तन होता है, मानव भोजन उत्पादक हो गया है, अब खेती और पशुपालन करने लगा है, ठीक है। हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तन बनाने की टेक्निक इसने विकसित की, और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चौक का भी निर्माण हो चुका है। अब देखिए आगे, उत्तर प्रदेश का कोलडेवा। अब मैंने बात जब कृषि की है, तो उत्तर प्रदेश का कोलडेवा कहा जाता है कि यहाँ से चावल की जो भूसी होती है, जो पुआल होता है ना, उसके प्रमाण मिले हैं, पहली बात। अगली बात यह है कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ प्राचीनतम है कृषि का, अगर पूछा जाए प्राचीनतम है। और पहला जो कृषि था वो कौन सा था, गेहूं और जौ। नौ पाषाणिक स्थल है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें कि सबसे पहले मानव ने क्या बनाया था, तो पहिया बनाया था इसी काल में, ठीक है। क्या बनाया था, पहिया बनाया था। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य अगर बात करें, तो ये भी पशुपालन की बात कर रही हूं मैं, आदमगढ़। मवेशियों के बाड़े और खुरों के निशान, खुरों के निशान कहां से मिले, बागौर, जो कि राजस्थान में है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में आ गया आपका संगन कल्लू, पिकली हल, यहां से राख के टीले मिले। ये ये नौ पाषाणिक स्थल है, याद रखिएगा। कश्मीर, ये इतनी बार पूछा गया, पता नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। कश्मीर का बुर्ज होम, तो बुर्ज होम गर्त निवास में 100 कब्रें होती थी, और उसमें मालिक अकेले नहीं मतलब उसको दफनाया जाता था, उसके साथ ना कुत्ता भी दफनाया जाता था। और मानव द्वारा पाला गया जो पहला जानवर था वो कुत्ता ही था। ऐसा कहा जाता है कुत्ते को पालने का एक ही कारण था कि भाई कुत्ता वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों होता है, वो मांस भी खा सकता है और वो वेज खाना भी खा सकता है, दाल चावल रोटी सब्जी भी खा सकता है। ऐसा नहीं हो शेर पाले, शेर आप ही को खा गया अगर भोजन नहीं मिला, ठीक है। गर्त निवास, कब्र और कुत्ते मालिकों के साथ दफनाए जाते थे, तो बुर्जोम याद रखोगे। गुफे कराल की बात करें, यहाँ से हड्डी की सुइयां मिली है, बहुत क्वेश्चन आता है, ये कश्मीर का बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट ही मैंने लिखा है, नहीं तो इतने सारे स्थल है ना कि पागल हो जाइएगा पढ़ पढ़ के। बिहार में देखिए चिरान, बिहार का चिरान बहुत इंपॉर्टेंट है, हड्डियों के उपकरण मिले हैं यहाँ से। और अगर स्पेशली बात करें, मुख्यतः बात करें तो हिरण के सिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब ताम्र पाषाणिक काल, मैंने बताया पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, अब ताम्र पाषाणिक या उत्तर पाषाण काल बोल सकते हैं, है ना। ताम्र पाषाणिक स्थल भी देख लेंगे। देखिए भारत में ताम्र पाषाण काल की जो बस्तियां हैं इतनी इंपॉर्टेंट है, मैंने एक चार्ट बना रखा है, वहां से कर लेते हैं। पहले तो देखिए दक्षिण पूर्वी राजस्थान, वहां से आहार और गिलुंद खुदाई से मिले, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि भाई लिखने की प्रथा उस वक्त थी नहीं, कोई लिपि आविष्कार नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। आद में हुआ भी तो वो पढ़ी नहीं जा चुकी, ठीक है। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र एंड दक्षिण पूर्वी भारत, ठीक है। तो ये जगह, खैर अगर ऐसे पूछ ले तो, नहीं तो अगर स्थान पूछता है तो ध्यान से सुनिएगा। आहार, आहार की बात करें, आहार का स्थानीय केंद्र गिलुंद था, अभी ये बताया ना, ये राजस्थान में है। और आहार का जो प्राचीन नाम है ना वो ताम्रवती है, इसको रट लीजिएगा, ये नाम क्या है, ताम्रवती है। और अगर टाइमिंग बताएं 2800 से 1500 बीसी का है, राजस्थान के उदयपुर में। फिर आती है कायथा संस्कृति। अब कायथा की बात करें 2400 से 1700 बीसी टाइमिंग है, चंबल नदी क्षेत्र आता है इसका, ठीक है। फिर आ जाइए सालवदा, सालवदा की बात करें 2300 से 2000 बीसी है, महाराष्ट्र का धुलिया जो है वहां पर है ये, है ना। ओके चलिए आगे।
प्रभास की बात करें 2000 से 1400 बीसी इसका टाइमिंग है, गुजरात का तटीय क्षेत्र आता है। मालवा की बात करें 1900 से 1400 बीसी है, नर्मदा नदी क्षेत्र आता है ये। रंगपुर की बात करें 1700 से 1400 बीसी, गुजरात का तटीय क्षेत्र आता है। जोरवे संस्कृति इतनी इंपॉर्टेंट है कि आई कांट टेल यू, इतनी इंपॉर्टेंट है। 1500 से 900 बीसी, दैमाबाद और इनाम गांव ये दोनों नगर वाला था, ठीक है। मतलब 5 कमरों वाला मकान यहाँ से इनाम गांव से मिला, कहा जाता है ये 1300 से 1000 बीसी का रहा है। ओके, अब कुछ अन्य स्थलों को देखिए, जैसे बिहार में सेनुआर हो गया और सोनपुर हो गया, ताराडी हो गया। सोनपुर मेला कितना फेमस है ना। चलिए, फिर उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहन आता है, ये ताम्रपाषाणिक स्थल है। अब महाराष्ट्र में कुछ और देख लीजिए, जोरवे देख लिए आपने, निवासा, दैमाबाद, चंदोली, सोनगांव और इनाम गांव, प्रकाश एंड नासिक, ये अन्य स्थल है। नाम दिमाग में रखिए, कहीं से कुछ पूछ ले। महाराष्ट्र की बात करें तो क्या कहते हैं, मृतकों की अस्थियों को कलश में रखकर घर के अंदर जो फर्श था उसके नीचे दफनाया जाता था और उसका डायरेक्शन होता था उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और जो ये अंतिम संस्कार वाली प्रथा है ये मध्यपाषाण काल से स्टार्ट होती है। तो हमने आज प्राग ऐतिहासिक काल कंप्लीट कर लिया, मतलब पूरा पाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाणिक, ठीक है। काफी डिटेल में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। खूब अच्छे से पढ़िए और खूब खुश रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।